खबर उत्तर प्रदेश से। उत्तर प्रदेश के गोंडा से बड़ी खबर आ रही है। करण भूषण सिंह के काफिले से हादसा हुआ है और करण के काफिले की कार ने मारी है टक्कर। कर्नलगंज के रहने वाले 2 लड़कों की मौत हुई। हादसे के बाद पुलिस ने दोनों शव कब्जे में ले लिए हैं। तो बड़ी खबर हम आपको इस वक्त बता रहे हैं। करण भूषण सिंह के काफिले से हादसा हुआ। यूपी के गोंडा से यह खबर है। पंकज हमारे साथ इस वक्त, हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़े हुए हैं। पंकज, क्या जानकारी मिल रही है, कैसे हुआ यह हादसा? देखिए, ये कैसरगंज से बीजेपी के उम्मीदवार हैं करण भूषण, ब्रजभूषण शरण सिंह के बेटे हैं। ये एक बेटे उनके विधायक भी हैं। और करीब सवेरे 9:30 बजे 3 गाड़ियों का काफिला था और ये कर्नलगंज में कटरा बाजार इलाके से बाजार से वो गुजर रहा था और सामने बाइक पे 2 लोग आ रहे थे। एक फॉर्च्यूनर गाड़ी है जो पुलिस एस्कॉर्ट, जिस पर लिखा हुआ रेड कलर से। करण भूषण के काफिले में ये सबसे पीछे गाड़ी चल रही थी। उसी गाड़ी से सामने से आ रही बाइक से टक्कर होती है, गलत दिशा में आ रही थी। और उसी वक्त मौके पर ही रेहान जो 17 साल का है और शहजादा जो उसका चचेरा भाई है जिनकी उम्र 24 साल है, उन दोनों की मौके पर मौत हो जाती है। परिवार की तरफ से तहरीर दी गई है। कुछ देर पहले हमारी वहां के एसपी विनीत जायसवाल से बातचीत हुई है। उन्होंने कहा है कि मुकदमा दर्ज करके और फिर गिरफ्तारी की जाएगी। जो लोग गाड़ी चला रहे थे, गाड़ी एक नंदिनी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट नाम के ट्रस्ट के नाम पर ये गाड़ी रजिस्टर्ड है, जिसका नाता भी ब्रजभूषण शरण सिंह से ही जुड़ा हुआ है। नजर आप बना रखें। बहुत बहुत शुक्रिया इस अपडेट के लिए फिलहाल पंकज। और अब बात गर्मी की, तो पूरे देश में इस वक्त गर्मी से कोहराम मचा हुआ है। राजधानी दिल्ली में लोगों को 50 डिग्री का टॉर्चर झेलना पड़ रहा है। इस आग उगलते आसमान ने पूरे उत्तर भारत में लोगों को भारी परेशानी में डाल दिया है। घरों से निकलना मुश्किल है। सिर्फ दिल्ली ही नहीं बल्कि आसपास के तमाम उत्तर भारत के जितने भी राज्य हैं, वहां पर तापमान इस वक्त आसमान छू रहा है, यानी आसमान से आग बरस रही है। राजस्थान की बात करें, राजस्थान में तापमान 50 डिग्री पार कर चुका है। सबसे ज्यादा तापमान वाले देश के 10 शहरों में 5 राजस्थान के। और हर दिन गर्मी के रिकॉर्ड टूट रहे हैं, यानी कि तापमान हर दिन नए रिकॉर्ड बना रहा है। इधर बिहार के शेखपुरा में गर्मी से छात्राओं की तबीयत बिगड़ने की सूचना मिल रही है। भीषण गर्मी की वजह से 50 से ज्यादा बच्चे बेहोश हुए हैं। तो बिहार के शेखपुरा में यह घटना हुई है, जहां गर्मी की वजह से ऐसी स्थितियां पैदा हो गई कि वहां पर छात्र बेहोश होकर गिरने लगे। गर्मी से छात्राओं की तबीयत खराब हो गई। आप देखिए तस्वीरें, भीषण गर्मी की वजह से 50 से ज्यादा छात्राएं बेहोश हो गई। ये देखिए तस्वीरें, किस तरह से गर्मी का प्रकोप बिहार में भी देखने को मिल रहा है। तो गर्मी ऐसी है कि चाहे आप बाहर हों या फिर घर के अंदर हों, क्लासरूम में हों, वहां एक जैसे हालात। डिहाइड्रेशन की वजह से बच्चे बेहोश हो रहे हैं और गर्मी या लू की चपेट में आने से लोगों की तबीयत बिगड़ रही। फिलहाल ये तस्वीरें शेखपुरा बिहार की है, जहां पर ये छात्राएं गर्मी की चपेट में आ गई, डिहाइड्रेशन हुआ और उसके बाद बेहोश हो गई। गर्मी का असर देखिए साफ नजर आ रहा है। उनको पानी के छींटे दिए जा रहे हैं, पानी से उनके सिर को गीला किया जा रहा है उन्हें होश में लाने के लिए। यह शुरुआती एक तरीके से उपचार करने का प्रयास किया गया, जिसकी तस्वीरें आप देख रहे हैं। 1-2 नहीं बल्कि 50 से ज्यादा बच्चे बेहोश हो गए गर्मी की वजह से। तो बिहार शेखपुरा का यह मामला, देश के अलग अलग हिस्सों से ऐसी खबरें मिल रही हैं। फिलहाल बिहार में तापमान इस कदर बढ़ गया है कि स्कूल के अंदर, क्लासरूम के अंदर बैठे बच्चे भी इसकी चपेट में आए हैं। 50 बच्चों की तबीयत बिगड़ी। रुपेश हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़े हैं। रुपेश, क्या जानकारी मिल रही है? बच्चों की तबीयत फिलहाल कैसी है? देखिए, बच्चे गर्मी की वजह से जब क्लास शुरू होने के पहले जो प्रार्थना होती है, प्रार्थना के दौरान भी कुछ बच्चे बेहोश हुए थे और क्लासरूम में जाने के बाद भी वहां कुछ छात्राएं बेहोश हो गई थी। और ये पहली बार नहीं है, पिछले 1 सप्ताह में 6 जिले ऐसे हैं, चाहे वो गोपालगंज हो, सीवान हो, बेगूसराय हो और अब शेखपुरा में ये मामला आया है। छपरा के मसरत में भी ये मामला सामने आ चुका। कल वहां पर कई छात्र और छात्राएं बेहोश हो गई थी और राजभवन और शिक्षा के विभाग के बीच में छुट्टियों, गर्मी की छुट्टियों को लेकर पहले से ठनी हुई है। राजभवन ने बिहार के मुख्य सचिव को पत्र लिखा था कि गर्मी की छुट्टियां कम से कम जून महीने के दूसरे सप्ताह तक बढ़ाई जानी चाहिए, लेकिन शिक्षा विभाग यह मानने को तैयार नहीं है। शिक्षा विभाग ने इसे लेकर यह आदेश निकाला
कि गर्मी की छुट्टियां रद्द की जाती हैं या गर्मी की छुट्टियां समाप्त होती हैं और क्लासेस संचालित होंगे। और इतना ही नहीं, 1:30 बजे जब स्कूल की छुट्टी होगी उसके बाद से दक्ष नाम से एक कार्यक्रम शुरू किया गया है, वो दक्ष कक्षाएं संचालित की जाएंगी। कल जो घटना सामने आई उसमें दक्ष कक्षाएं जब 1:30 बजे के बाद संचालित हुई थी, उसमें कुछ छात्र बेहोश हो गए थे, शिक्षक भी बेहोश हो गए थे। पिछले महीने एक शिक्षक की मौत भी हो चुकी है। लेकिन जो शिक्षक संघ है वो लगातार मुख्यमंत्री को पत्र लिख रहा है और ये मांग कर रहा है कि जो राज्य में भीषण गर्मी पड़ रही है, पारा 48 डिग्री के करीब है, कल औरंगाबाद में 47.7 यानी कि 48 डिग्री के आसपास मौसम है। और ऐसे में जो बच्चे हैं, बिल्कुल जिस तरह से तापमान बढ़ता जा रहा है और इस तरह की घटनाएं सामने आ रही हैं, बिहार में अपने आप में एक चिंता का विषय बना हुआ है। और जिन प्रशासनिक पेचीदगियों की आप बात कर रहे हैं वो भी कहीं ना कहीं सरकार के सामने एक प्रश्न के रूप में मौजूद है। शुक्रिया रुपेश आपका हमसे जुड़ने के लिए। और बात करें राजस्थान की, तो राजस्थान में भी गर्मी का प्रचंड कहर देखने को मिल रहा है। चूरू में पारा 50.5 डिग्री सेल्सियस, तो जयपुर में 46.6 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया। 10 जिलों में हीट वेव का रेड अलर्ट है। जयपुर में ट्रैफिक लाइट पर लगाए गए ग्रीन शेड। जी हां, ट्रैफिक पुलिस को 12 से 3 धूप में न खड़े होने का आदेश भी दिया गया है, यानी कि दोपहर के समय प्रचंड गर्मी के वक्त धूप में न खड़े रहें पुलिस वाले, यह भी आदेश दिया गया है। संवाददाता ध्वज आर्य ने जयपुर में हालात का जायजा लिया, एक ग्राउंड रिपोर्ट भी हम आपको दिखाते हैं। राजधानी जयपुर में इस वक्त मैं खड़ा हूं रामबाग चौराहे पर और तापमान है 40 पार। राजस्थान के 8 से 10 जिलों में तापमान पहुंच चुका है 40 के पार और सबसे ज़्यादा तापमान रिकॉर्ड हुआ है चूरू में, यानी कि 50.5 डिग्री रिकॉर्ड तापमान है। और ये जयपुर पुलिस की पहल देख सकते हैं, जयपुर जो नगर निगम की पहल है, यहाँ के लोगों को राहत देने के लिए आप देख सकते हैं कि ग्रीन शेड लगाए गए हैं ताकि लोगों को गर्मी से जो है थोड़ी बहुत जो है राहत मिल सके। क्या कहना है, ग्रीन शेड पे खड़े हैं, गर्मी बहुत तेज है। बिल्कुल सही है, एकदम बढ़िया किया है नगर निगम ने, पुलिस ने जो भी किया अच्छा काम किया, बहुत धन्यवाद। लेकिन गर्मी बहुत ज़्यादा तेज है, आपका क्या कहना है, किस तरीके से बचाव कर रहे हैं? और राजस्थान में जिस तरीके से पानी और बिजली की समस्या और उस पर क्या कहेंगे? इससे नगर निगम को बहुत बढ़िया पहल की है जिससे हमें बहुत राहत मिली है, जनता को बहुत राहत है, इससे गवर्नमेंट का बहुत बहुत धन्यवाद। और आप देख सकते हैं कि जिस तरीके से लोग यहाँ खड़े हैं, ट्रैफिक पुलिस ने एक और पहल की है। इस चौराहे के आप देख सकते हैं तीनों तरफ ये ग्रीन शेड लगाए गए हैं और ट्रैफिक की जो लाइट का जो समय होता है वो ये रामबाग इलाका है और यहाँ पर जो एक समय होता है 1 मिनट के आसपास का समय होता है, लेकिन ट्रैफिक पुलिस ने पहल करते हुए ये जो समय है 30 से 35 सेकंड के आसपास कर दिया ताकि लोगों को धूप में ज़्यादा परेशानी ना हो सके उसके लिए। और सबसे बड़ी बात यह है कि इतनी तेज़ गर्मी में जो प्रशासन दावे कर रहा है, 122 मौतों का जो दावा है वो मीडिया के द्वारा किया जा रहा है, लेकिन जो प्रशासन के दावे हैं वो 4 मौतों के किए जा रहे हैं। यहाँ देख सकते हैं आप, ट्रैफिक पुलिसकर्मी हैं, तेज़ धूप में अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं। क्या कहना है आपका, बड़ी तेज़ जो है धूप पड़ चुकी है और ट्रैफिक पुलिस की तरफ से क्या इंतजाम आपको दिए गए हैं? सर अभी गर्मी ज़्यादा है तो 12 से 3 बजे तक का जो धूप का प्रकोप ज़्यादा रहता है, उसमें छाँव में रह कर अपनी ड्यूटी करेंगे, साहब की तरफ से आदेश हैं और अपना बचाव करते हुए ड्यूटियाँ करेंगे। 12 बजे से 3 बजे तक, यानी कि आप जो है धूप में खड़े नहीं रहेंगे? जी सर। तो ध्वज आर्य की आप रिपोर्ट देख रहे थे। और देखिए, देश भर में गर्मी का रिकॉर्ड तोड़ कहर जारी है। ऐसे में गर्मी के कहर से बचने के लिए लोग भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं, वो भी जल तपस्या के जरिए। जी हां, तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, ये तस्वीरें हैं जयपुर की, जहां आसमान से आग बरस रही है, धरती गर्मी से धड़क रही है। तो शिव मंदिर में लोग वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ जल तपस्या कर रहे हैं, जल साधना कर रहे हैं। लोग पानी के ड्रम में बैठकर ये तपस्या की जा रही है, जल तपस्या की जा रही है और इसके जरिए ईश्वर से प्रार्थना की जा रही है कि तापमान कम हो और बारिश हो। दरअसल राजस्थान में तापमान 50 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है। फलौदी से लेकर जयपुर तक सूरज की तपिश से सभी रिकॉर्ड टूट चुके हैं। इसलिए जयपुर के वेद पाठी ब्राह्मण अब भगवान शिव और इंद्र देव की आराधना कर रहे हैं ताकि राजस्थान में गर्मी से राहत के साथ अच्छी बारिश हो सके और लोगों को थोड़ी आसानी हो दिनचर्या में। इधर जयपुर में जल तपस्या के दौरान वहां हमारे संवाददाता ध्वज आर्य भी मौजूद थे, देखिए उनकी रिपोर्ट।
राजस्थान की तेज गर्मी है और तापमान कई जिलों में 48 पार है, लेकिन राजस्थान की इस जो तेज गर्मी के बीच में ये तस्वीरें आप देख सकते हैं जयपुर के एक मंदिर की है, जहां पर जल की तपस्या की जा रही है और यहां पर जल की उपासना करते हुए ये मन्नत मांगी जा रही है, प्रार्थना की जा रही है कि किसी भी तरीके से ये जो गर्मी है वो कम हो और अच्छी बारिश हो। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो पंडित जी हैं वो उपासना कर रहे हैं और आप ये देख सकते हैं कि जल के बड़े बर्तन हैं, उनके अंदर बैठ के उपासना की जा रही है। मेरे साथ पुरुषोत्तम शर्मा जी हैं। पंडित जी, ये किस तरीके की ये जो पूजा है वो की जा रही है और क्या उद्देश्य है इसका? देखिए, ये प्रजन्म यज्ञ किया जा रहा है और 9 तपा इस समय चल रहा है। 9 तपा के दौरान सूर्य अपने सर्वोच्च तापमान के साथ इस समय है, जैसा आप देख रहे हैं, त्राही त्राही मच रही है। राजस्थान में, पूरे प्रदेश में, पूरे देश में भीषण गर्मी पड़ रही है। गर्मी की वजह से कई लोगों की जान जा रही है। आप लोगों के समाचार पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से मालूम चल रहा है कि लगातार 10 लोग, कभी 15, कभी 20 लोग मर रहे हैं और राजस्थान अभी 9 तपा में चल रहा है और 9 तपा में चलने के कारण इस बार प्रदेश में गर्मी का स्तर पूरा रिकॉर्ड तोड़े हैं। 50 डिग्री के पार गया है, जहां पर मनुष्य का सर्वाइव कर पाना इतना आसान नहीं होता। इसी उद्देश्य को लेकर मैंने पारजन्य महायज्ञ का आयोजन करवाया है। 9 तपा का चौथा दिन है और आप ये देख सकते हैं कि यज्ञ में आहुति दी जा रही है और पानी के ये जो बड़े बर्तन के बीच में ये पानी के अंदर बैठकर ये जो प्रार्थना की जा रही है कि राजस्थान में गर्मी का जो कोप है वो कम हो और एक अच्छी बारिश की प्रार्थना इनके द्वारा की जा रही है। इनका मानना है कि ये मान्यता भी है कि जब इतनी तेज गर्मी पड़ती है तो उसके बाद में जब ये यज्ञ किया जाता है तो गर्मी का जो प्रभाव है वो काफ़ी जो है कम होता है और उसके साथ साथ में अच्छी बारिश होती है। मेरे सहयोगी शक्ति सिंह के साथ ध्वज आर्या, TV9 भारतवर्ष, जयपुर। बढ़ते आगे बात करते हैं दिल्ली की। दिल्ली के मधु विहार में पार्किंग में भीषण आग लग गई। पार्किंग में भीषण आग से 17 गाड़ियां जलकर खाक हो गई। दमकल की 9 गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। तो पार्किंग में ये गाड़ियां लगी थी, 1-2 नहीं बल्कि 17 गाड़ियां इस आग की चपेट में आ गई और जलकर खाक हो गई। दमकल की 9 गाड़ियां इस आग को बुझाने की कोशिश में लगी रहीं और बड़ी मुश्किल से इस आग पर काबू पाया गया, लेकिन तब तक ये तमाम गाड़ियां इस आग की चपेट में आ गई। मधु विहार का ये मामला और जहां आग लगी वहां से संवाददाता अभिजीत ठाकुर की ये रिपोर्ट देखिए। पूर्वी दिल्ली के मंडावली इलाके में देर रात एक डीडीए पार्किंग में आग लगने की वजह से कई गाड़ियां जलकर राख हो गई। इस वक्त हम उसी डीडीए पार्किंग में मौजूद हैं जहां पर आग की घटना हुई और आप देख सकते हैं कि किस तरीके से एक एक गाड़ियां आपको दिखाई देंगी जो जलकर पूरी तरीके से ध्वस्त हो चुकी हैं। आप सामने एक गाड़ी देखिए, यहाँ पर एक बड़ी गाड़ी खड़ी है और तमाम गाड़ियां यहाँ पर जली हैं। उसकी तस्वीरें हम आपको यहाँ पर दिखा रहे हैं। इसमें कुछ भी नहीं बचा है लोहे के ढांचे के अलावा। आग किस वजह से लगी इस बात की जांच अभी की जा रही है, लेकिन यहाँ पर लगभग 17 से 18 गाड़ियां ऐसी बताई जा रही हैं जो कि आग का शिकार हो गई हैं। आप देख सकते हैं कि तमाम लोग भी यहाँ पर पहुंचे हैं अपने गाड़ियों की हालत देखने के लिए, जो कि पीड़ित लोग हैं जिनकी गाड़ियों में आग लगी। ये एक पेड पार्किंग है, महीने के पैसे डीडीए के द्वारा वसूले जाते हैं और यहाँ पर गाड़ी खड़ी करने की जगह दी गई है। आप देख सकते हैं कि ये बड़ी सी पार्किंग है जो कि एक काफी बड़े एरिया में फैला हुआ है। डीडीए की ये जमीन है, लेकिन आखिरकार इस जगह पर जहां पर की आग लगने का कोई और कारण समझ में नहीं आता, वहां पर ये बड़ी आग कैसे लगी जिसमें कि इतनी संख्या में यहां पर गाड़ियां जो है वो पूरी तरीके से जलकर राख हो गई। और डीडीए की कार पार्किंग में 500 से ज्यादा गाड़ियां पार्क में जाती हैं, लेकिन लोगों का आरोप है कि यहां सुरक्षा के इंतजाम नहीं है और देर शाम यहां शराबियों का जमावड़ा लग जाता है। आग लगने के कुछ कारण का पता चला है अभी तक? नहीं, अभी तक तो कोई पता नहीं चला, पर बता रहे हैं कि रात के 1 या 2 बजे के बीच में आग लगी हुई है। 15 से आई थिंक 12 से 15 गाड़ियां जो है पूरी डैमेज हो चुकी हैं, खत्म हो गई है। ये आप लोग जो यहाँ पर गाड़ियां लगाते हैं तो कोई सिक्योरिटी के लिए यहाँ पे स्टाफ वगैरह? स्टाफ है, लेकिन सब दारू पीने में मस्त रहता है। लेकिन वो गाड़ी की कोई चिंता नहीं है, उन्हें किसी की चिंता नहीं है, उन्हें सिर्फ महीने की चिंता होती है। महीना होते पैसे मांगने लग जाते हैं, लाओ जी पैसे दो, लाओ जी पैसे दो। कोई सिक्योरिटी नहीं किस तरह की। बस एमसीडी को भी देखना चाहिए यहाँ पे, ना तो कोई सीसीटीवी फुटेज के लिए कुछ है। देखिए सामने वो कैमरा लगा है बट वो काम नहीं करता है। अब यहाँ पर कुछ हुआ है तो कैसे आदमी को पता लगेगा रात को पर्टिकुलर किसी गाड़ी में आग लगी है या जंगल में आग लगी है, ये अभी साफ नहीं है ना। यहाँ पर कोई वायरिंग वगैरह भी नहीं दिख रहा है कि शॉर्ट सर्किट हो, या फिर आप लोगों को क्या लगता है क्या कारण हो सकता है?
ये सब कोई कारण मुझे तो अभी बार फोन आया कि भाई आग लगी पार्किंग में, से कोई रीज़न भी पता नहीं चल रहा है कि किससे भी। आप लोगों में से किसी की गाड़ी जली है? आप लोगों में ये हमारी गाड़ी है। बच्चा क्या लगता है कि किसी इंसान की भी शरारत हो सकती है? शरारत हो सकती है। रात को दारू पीते हैं यहाँ पे, रात को दारू पीते हैं यहाँ पे, सब बहुत सारे लोग दारू पीते हैं यहाँ पे, बहुत सारे वो बोला भी गया यहाँ पे, लेकिन कुछ नहीं है यहाँ पे। वो कुछ उनके स्टाफ के ही लोग हैं, वो आराम से यहाँ होता रहता है, यहाँ पे पार्टी खूब होती है। सर ओवर पार्किंग देखिए ना आप, यहाँ पर जितनी गाड़ियों का वो होगा उससे ज्यादा है, यानी पार्किंग ओवरलोडेड है। उसकी आगे बढ़ते हैं, बात पुणे कार इंसिडेंट की। तो पुणे केस में नाबालिग आरोपी के दोस्तों के बयान दर्ज किए गए। पुणे पुलिस ने करीब 2 घंटे तक जवाब रिकॉर्ड किया। हादसे के वक्त कार में मौजूद थे दोस्त। हादसे की और जानकारी मिलने की उम्मीद है और कोजी पब से लेकर एक्सीडेंट तक का डिटेल बयान लिया गया है। वही हिट एंड रन केस का सीन रिक्रिएट कर सकती है पुलिस, ये भी जानकारी सामने आ रही है। रिक्रिएशन में एआई की मदद ली जा सकती है। डिजिटल एविडेंस मजबूत करने की तैयारी है। केंद्रीय संस्थाओं की मदद मांग सकती है पुलिस। और पुणे केस में राज्य सरकार ने बनाया बाल हक आयोग। नाबालिग को जमानत देने पर फैसला करेगा आयोग। निबंध लिखने के आदेश की समीक्षा होगी। हफ्ते भर में समिति अपनी रिपोर्ट भी सौंपेगी। वहीं आरोपी डॉक्टर्स को सस्पेंड करने की तैयारी है। मेडिकल कमेटी आज दे सकती है रिपोर्ट। गिरफ्तार डॉक्टर पर घूसखोरी की धाराएं भी जोड़ी गई हैं। डॉक्टर अजय तावड़े के घर की तलाशी ली गई। तावड़े के घर से कई दस्तावेज बरामद किए गए। और पुणे हिट एंड रन केस में अब तक की जांच में क्या क्या हुआ है, यह भी आपको हम बता दें। नाबालिग आरोपी के दोस्त का बयान दर्ज किया गया है। आरोपी डॉक्टर के घर की तलाशी ली गई है। डॉक्टर्स पर रिश्वतखोरी की धाराएं लगी। डॉक्टर्स को निलंबित करने की सिफारिश की गई है। मेडिकल कमेटी आज दे सकती है सिफारिश। बाल हक आयोग की टीम भी गठित की गई है। पहली सुनवाई में मिली सजा की होगी समीक्षा। और बात करते हैं अरविंद केजरीवाल की। तो केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से झटका लगा है। अंतरिम जमानत बढ़ाने की अर्जी नामंजूर हुई है। 7 दिन पहले जमानत बढ़ाने की मांग की गई थी। सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री ने अर्जी मंजूर नहीं की। नियमित बेल के लिए ट्रायल कोर्ट जाने को कहा। कोर्ट ने कहा अर्जी सुनवाई योग्य नहीं है। 2 जून को केजरीवाल को सरेंडर करना है। पीयूष पांडे हमारे साथ, हमारे संवाददाता इस वक्त जुड़े हुए, सीधे चलेंगे उनके पास। पीयूष, 2 महत्वपूर्ण सवाल बनते हैं यहां पर। पहला तो ग्राउंड क्या रहा इस एप्लीकेशन को रिजेक्ट करने का, एक्सेप्ट नहीं करने का, और दूसरा कि अब आगे क्या होगा अरविंद केजरीवाल की इस अपील का। बिल्कुल रवि, देखिए इस मामले में 10 मई को जब सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें अंतरिम राहत दी थी, तब जस्टिस संजीव खन्ना की जो बेंच थी उसने ये कहा था कि ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मामला है और उस आधार पर हम ये अंतरिम जमानत दे रहे हैं और 2 जून को उनको सरेंडर करना होगा। इसके बाद अचानक उनकी ओर से ये मांग की गई है कि 7 दिन के लिए उन्हें अंतरिम जमानत का अवधि और बढ़ा देनी चाहिए। लेकिन इस मामले में जब मंगलवार को जस्टिस जेके माहेश्वरी की बेंच के सामने ये मामला मेंशन किया गया, अभिषेक मनु सिंघवी उनकी ओर से पेश हुए, तब बेंच ने कहा कि आपको इस मामले में हम कोई राहत नहीं दे सकते, आप सीधे मास्टर ऑफ रोस्टर यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के पास जाइए। लेकिन उनकी ओर से फिर से एक बार रजिस्ट्री में अटेम्प्ट किया गया और रजिस्ट्री ने साफ इनकार कर दिया कि हम आपकी अर्जी को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध नहीं कर सकते, आपको रेगुलर बेल के लिए फाइल करना चाहिए। अब इस मामले में उनके पास सिर्फ एक रास्ता है कि वो मास्टर ऑफ रोस्टर यानी सीजीआई के पास जाएं और एक बार मांग करें कि इस मामले पर सुनवाई कर ली जाए। ये सीजीआई के विवेक पर होगा कि वो इस मामले में सुनवाई के लिए मामला सूचीबद्ध करें और या फिर ना करें। हालांकि रजिस्ट्री का जो आदेश है वो एडमिनिस्ट्रेटिव आदेश है। ऐसी स्थिति में 2 जून को अब अरविंद केजरीवाल को पेश होना होगा और उन्हें सरेंडर करना होगा। शुक्रिया पीयूष आपका इस जानकारी के लिए, इस अपडेट के लिए। और पश्चिम बंगाल के मथुरापुर में पीएम मोदी ने आज टीएमसी पर जमकर प्रहार किया। जी हां, 4 जून के बाद टीएमसी के हथकंडे की हवा निकलेगी। ये लोग आपका हक घुसपैठियों को देना चाहते हैं। सीए को लेकर झूठ फैलाया गया। अगले 6 महीने में बड़ा राजनीतिक भूचाल आएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी जनसभा में यह प्रहार किया है टीएमसी के ऊपर। क्या कहा प्रधानमंत्री ने, आइए सुनते हैं। टीएमसी
और इंडी जमात वाले बंगाल को विपरीत दिशा में लेकर जा रहे हैं। बीजेपी पर बंगाल के लोगों का प्यार टीएमसी को बर्दाश्त नहीं हो रहा है, इसलिए टीएमसी बुरी तरह बौखलाई हुई है। क्या क्या बोलते हैं। बंगाल के प्रति नफरत से भरी हुई टीएमसी के पास एक ही हथियार बचा है, एक ही हथियार बचा है, एटा होते देवो ना। एक ही हथियार, एटा होते देवो ना। विकास के जो काम मोदी करता है, टीएमसी कहती है एटा होते देवो ना। साथियों, आज बंगाल के युवाओं को मिलने वाले अवसर ये घुसपैठिए छीन रहे हैं। आपकी जमीन जायदाद पर वो लोग कब्जा कर रहे हैं। पूरा देश चिंतित है। बंगाल के सीमावर्ती इलाकों में डेमोग्राफी बदली गई है। इन लोगों ने सीएए का इतना विरोध क्यों किया? सीएए को लेकर इतना झूठ क्यों बोला? इतना झूठ क्यों फैला रहे हैं? लेकिन बंगाल में इन्हें अवैध घुसपैठियों को बचाना है। जो हिंदू शरणार्थी है, जो मतुआ समाज के लोग हैं, टीएमसी उन्हें यहां नहीं रहने देना चाहती। लेकिन आप चिंता मत करिए, 4 जून के बाद टीएमसी के इन सारे हथकंडों की हवा निकलने जा रही है। अगले 6 महीने में देश में बहुत बड़ा राजनीतिक भूचाल आने वाला है। ये परिवारवादी पार्टियां अपने आप बिखर जाएगी। पाकिस्तान ने 25 साल पहले कारगिल वाला छल किया तो भारत की बोफोर्स तोपों ने पाकिस्तान की सेना को पस्त कर दिया था। लेकिन अब भारत के हथियार डिपो में वो महाशक्तिशाली टैंक शामिल हो रहा है जिसका जवाब न तो पाकिस्तान के पास है और न ही चीन के पास। देखिए मोदी का मिशन स्वदेशी। To hand over the indigenously designed and manufactured main battle tank इंडियन टैंक है, इंडिया के द्वारा सुशोभित की गई, क्योंकि आज के जो युद्धक टैंक है वो वॉरफेयर को मद्देनजर रखते हुए इसको बनाया गया है। आत्मनिर्भर भारत बनाएंगे और इसके लिए हम सभी देशवासी मिलकर के जी जान से मेहनत करेंगे।
मेरे पीछे ठीक जो आप ये टैंक देख रहे हैं, इस टैंक का नाम है T-90 भीष्म टैंक, जो कि भारत की शक्ति का गवाह है। हमारी तोपों, टैंकों की जो गर्जना आप देख रहे हैं, मेक इन इंडिया की सफलता हमारे सामने है। सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश मिटने नहीं दूंगा, मैं देश नहीं झुकने दूंगा, मैं देश नहीं रुकने दूंगा। भारत कभी दूसरे देशों से हथियार मंगाता था, वो अब दूसरे देशों को हथियार बेच रहा है। हमारी थल सेना के जवान भारत में बने आधुनिक अर्जुन टैंक और तोपों से देश की सीमाओं की सुरक्षा कर रहे हैं। यही तो भारत की शक्ति है। हमारी तोपों, टैंकों और लड़ाकू जहाजों की ये गर्जना ही भारत की शक्ति है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की परमाणु भूमि पोखरण में जब यह कहा, तब पाकिस्तान के बॉर्डर के बिल्कुल नजदीक जैसलमेर के पोखरण फील्ड रेंज में हुए भारत शक्ति अभ्यास में T-90 भीष्म और अर्जुन टैंकों से निकले गोले दुश्मन के दिल में खौफ भर रहे थे। लेकिन अब पाकिस्तान की दहशत डबल हो गई है, क्योंकि भारत के सबसे विध्वंसक T-90 भीष्म टैंक की शक्ति और बढ़ गई है। बड़ी खबर यह है कि भारत के मुख्य युद्धक टैंक T-90 भीष्म का सबसे नया MK3 मॉडल बनकर तैयार है। इसका पहला बैच हैवी व्हीकल फैक्ट्री अवादी से बाहर आ चुका है। इस समय T-90 भीष्म मार्क 3 टैंक कड़े परीक्षणों से गुजर रहा है। जल्द ही इसे भारतीय सेना के आर्मर्ड व्हीकल फ्लीट में शामिल किया जाएगा। भारत के मुख्य युद्धक टैंक T-90 भीष्म में कई बड़े बदलाव किए गए हैं। इसकी फायर पावर बढ़ाई गई है, इसकी सुरक्षा प्रणाली अपग्रेड की गई है, इसकी ऑपरेशनल कैपेबिलिटी बढ़ाई गई है। T-90 भीष्म का MK3 मॉडल पहले से ज्यादा सटीक और मारक हो गया है। यानी अब चीन हो या पाकिस्तान, जब T-90 भीष्म MK3 से निकले गोले दुश्मन पर बरसेंगे तो उसे मौत बरसती दिखेगी। इसकी बढ़ी ताकत के बारे में बताएं उससे पहले 14 नवंबर 2020 की यह तस्वीर देखिए। दीपावली का दिन था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जवानों के बीच जैसलमेर के बॉर्डर इलाकों का मुआयना करने पहुंचे। वहां T-90 भीष्म को तैनात देखा तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उस पर सवार हो गए। मोदी टैंक के बीच वाले हिस्से में खड़े होकर सरहद के पास काफी दूर तक गए। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने सैनिकों की यूनिफॉर्म पहनी हुई थी। जिस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत के सबसे सुरक्षित टैंक पर सवार थे, तब एक सैनिक मशीन गन के साथ टैंक के आगे हिस्से में तैनात था। प्रधानमंत्री मोदी के पीछे भी एक टैंक चल रहा था। इसमें सेना के दूसरे अधिकारी मौजूद थे।
सरहद के बिल्कुल पास भारत के प्रधानमंत्री ने टैंक में बैठकर मुआयना किया तो पाकिस्तान की सेना में खलबली मच गई। लेकिन T-90 भीष्म टैंक के और ज्यादा मारक होने की खबर के बाद अब ये खलबली और बढ़ गई है। T-90 भीष्म टैंक मार्क 3 का ये नया अवतार दुश्मनों के छक्के छुड़ाएगा। इसलिए अब इसकी ताकत और खासियत जान लीजिए। इसका मिशन बेहतर है, इसके ऊपर एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल फायर करने की क्षमता है। इसका जो आर्मर है, जो प्रोटेक्टिव आर्मर है, वो रिएक्टिव आर्मर है और कंपोजिट आर्मर है, यानी कि बहुत ताकतवर है और किसी भी प्रकार के खतरे को झेलने में सक्षम है। T-90 भीष्म टैंक के मार्क 3 वर्जन की ज्यादातर खूबियों को सेना ने फिलहाल सीक्रेट ही रखा है, लेकिन जितनी बातें पब्लिक डोमेन में रखी हैं, उनके मुताबिक T-90 भीष्म टैंक के मार्क 3 वर्जन में डिजिटल कम्युनिकेशन सिस्टम लगाया गया है। इससे ऑपरेशन के दौरान कंट्रोल रूम से बेहतर तालमेल बना रहेगा। इसमें नया ऑटो ट्रैकर लगाया गया है, यानी अब भारत का सबसे भरोसेमंद टैंक ऑटोमेटिक तरीके से टारगेट पर सटीक निशाना साध सकेगा। नए T-90 भीष्म टैंक के मार्क 3 वर्जन में एंटी थर्मल IR कोटिंग की गई है, जिससे ये दुश्मन के निगाह में आने से बचा रहेगा। ऑटो ट्रैकर एंटी थर्मल IR कोटिंग से लैस इंडियन आर्मी का भीष्म मार्क 3 बनकर तैयार है। इसे तैयार किया है हैवी व्हीकल फैक्ट्री ने, जो कि खास तौर से इंडियन आर्मी के भीष्म टैंक को तैयार कर रही है, यानी कि LAC और LOC के लोकेशन पर भीष्म टैंक दुश्मन के छक्के छुड़ाने के लिए तैयार है। T-90 भीष्म टैंक के नए वर्जन की रेंज, स्पीड और मारक क्षमता भी बढ़ गई है, लेकिन इसके बारे में सेना ने अभी कोई जानकारी नहीं दी है। पाकिस्तान जैसे दुश्मन के पास भारत के T-90 भीष्म टैंक का भी कोई जवाब नहीं है। अब T-90 भीष्म टैंक में हुए बदलावों के बाद उसकी बढ़ी हुई ऑपरेशनल कैपेबिलिटी दुश्मन को बचने का मौका नहीं देगी। स्वाति मालीवाल केस में हाईकोर्ट पहुंचे विभव कुमार। दिल्ली हाईकोर्ट में विभव की अर्जी, मेरी गिरफ्तारी अवैध, मुझे जबरदस्ती पुलिस कस्टडी में रखा गया, पुलिस वालों के खिलाफ विभागीय जांच होनी चाहिए।